हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास इंस्पायर्स 91 पे। और आज हम बात करेंगे, एक फिर से टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है आज का वो है बैंक से रिलेटेड। जो मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर अच्छे सवाल बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और देखते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, एक टॉपिक ले रहे हैं हम छोटा सा इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है, देखिए पहली बात यह है कि आपको मैं एक बात बता दूं कि अक्सर आप देखते हो कि देश के अंदर जो महंगाई बढ़ती है, क्या होती है? महंगाई बढ़ती है। महंगाई जिसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन, या इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। तो ये महंगाई शब्द है या मनी इन्फ्लेशन है या मुद्रास्फीति है, इसका देखिए कि महंगाई कैसे बढ़ती है। आज जो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि महंगाई किस प्रकार से बढ़ती है और किस प्रकार से सरकार इसको कंट्रोल करती है महंगाई को, और कौन महंगाई को कंट्रोल करता है, और इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा होता है शब्द है बेरोजगारी या गरीबी। क्या आपने कभी सोचा होगा कि क्या गरीबी को दूर करने के लिए सरकार बहुत सारी नोट क्यों नहीं छाप देती? आरबीआई है जो हमारे केंद्रीय बैंक है हमारा, वो बहुत सारे नोट क्यों नहीं छाप देती? तो इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों नहीं बैंक है वो, आरबीआई है वो, बहुत सारे नोट छापकर गरीबी दूर कर देती है, क्यों नहीं कर सकती गरीबी को। तो इसके ऊपर बात करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है महंगाई, कि सरकार है वो महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है और किस प्रकार से महंगाई बढ़ती है और उसको सरकार नियंत्रित करती है, और किस प्रकार से जो नोटों के ऊपर जो हम बात करेंगे कि आरबीआई आखिरकार क्यों नहीं बहुत सारे नोट छाप के लोगों के जो गरीबी है वो दूर कर देती है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं आज। तो आज हम जो लेने जा रहे हैं टॉपिक वो है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए आरबीआई का एक पॉलिसी है जो बहुत ही अच्छे से किस प्रकार से कार्य करती है इंडिया के अंदर, तो इसको देखेंगे। इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। देखिए जितने भी एग्जाम है, बैंकिंग और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी पीसीएस के एग्जाम है, चाहे जितने भी एग्जाम हो, उन सब में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक हमने लिया है मनी एंड बैंकिंग का, इकोनॉमिक्स का जो सबसे अच्छा चैप्टर है, और जो समझने में भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको आसानी से थोड़ा समझ आना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि क्या होती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ये पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मौद्रिक नीति। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई के द्वारा डिफाइन की जाती है, बनाई जाती है, जिसके अंदर कितने सदस्य होते हैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद में जो मेन टॉपिक बात करेंगे आज जो हम 7 बिंदुओं की बात करेंगे, जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक्स है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेपो रेट, क्या होती है रेपो रेट, और क्या होती है रिवर्स रेपो रेट, क्या होती है बैंक रेट, क्या होता है एमएसएफ, और क्या होती है सीआरआर, क्या होता है एसएलआर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और क्या होता है ओपन मार्केटिंग सिस्टम। तो आरबीआई, देखिए आरबीआई क्या करती है, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी उसको हम आज डिटेल में देखेंगे। और आपको ये भी समझ आएगा कि आखिरकार आरबीआई क्यों नहीं बहुत सारे नोट छाप के और लोगों की गरीबी दूर कर सकती है, क्यों नहीं करती। तो इसको आज हम देखेंगे और आपको ये बहुत ही विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए पहला टॉपिक जो हम बात करें आरबीआई के बारे में, नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि जो आरबीआई का जो एक्ट बना था, क्या बना था? एक्ट बना था, वो बना था 1934 में बना था। और उसके बाद में इसकी जो स्थापना हुई थी आरबीआई की, वो हुई थी 1935 में। आरबीआई की स्थापना, सभी जो आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, जिसके द्वारा सभी बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उन सबको क्या किया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। तो आरबीआई हमारे जो केंद्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं हम यहाँ पे कुछ टॉपिक की बात करेंगे, जिनका मैं बता देता हूं आपको। पहला है रेपो रेट। देखिए क्या होती है रेपो रेट, और ये सारे टॉपिक है वो क्या है, किसके रिलेटेड होंगे? महंगाई से। क्या? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही ये आरबीआई नीति बनाती है। इसमें से हमने पहला टॉपिक ले रहे हैं आज रेपो रेट, और किस प्रकार से आरबीआई इस पॉलिसी के जरिए महंगाई को नियंत्रित करेगी। और तरलता, एक शब्द आएगा तरलता, जिसे कहते हैं लिक्विडिटी,
और किस प्रकार से मार्केट के अंदर तरलता को आरबीआई कम करेगी इस पॉलिसी के जरिए, किस प्रकार से कम करेगी उसको हम समझेंगे। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं, देखिए ये हो गया। अब ये पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पहला है रेपो रेट, आसान भाषा में समझाऊंगा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखते हैं इसको, और ज्यादा इतना बड़ा है भी नहीं जितना आप समझते हो, नॉर्मल सा है। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का मतलब रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट, इसे कहते हैं, क्या आती है इसकी फुल फॉर्म? रीपरचेजिंग ऑप्शन रेट। रेपो रेट क्या होता है? आखिरकार देखिए कि अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा सबको कंट्रोल किया जाता है, सभी बैंकों को। तो देखिए आरबीआई, ये हमारी क्या है? आरबीआई, जिसे कहते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब ये आरबीआई क्या करती है? सभी बैंकों को ऋण प्रदान करती है। क्या है? सभी बैंक, जितने भी जो भी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे एसबीआई मान लो, ठीक है ना, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी देश के अंदर वाणिज्यिक बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, उन सबको ऋण कौन देती है? आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई के पास जो जितना भी देश का रिजर्व है और जितने भी मतलब सबसे बड़ा जो रिजर्व है बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई। अब इन बैंकों को जब भी जरूरत पड़ती है पैसे की तो ये कहां जाती है? आरबीआई के पास जाती है। कहां जाती है? आरबीआई के पास। और ये बैंक अपने जनता है, जनता से सीधा डायरेक्ट लोन आरबीआई से नहीं लेती, वो किनसे लेती है? इन बैंकों से लेती है। अब ये क्या होता है? रेपो रेट का सिस्टम क्या होता है? रेपो रेट का दरअसल मतलब ये है कि आरबीआई के द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक है, जैसे मैं एसबीआई को ले रहा हूं, कॉमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उनको दिए जाने वाला ऋण और ऋण के ऊपर लिए जाने वाला जो ब्याज होता है उसकी रेट को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। इनको क्या देती है आरबीआई? ऋण। और इनसे वापस क्या लेती है? इनसे वापस क्या लेती है? ब्याज। अब जो ब्याज की दर होती है ना, इसी दर को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? ब्याज की जो रेट है इसी कहते हैं रेपो रेट। अब देखिए किस प्रकार से आरबीआई कंट्रोल करती है रेपो रेट के माध्यम से महंगाई को। तो ये तो है नॉर्मल तरीका कि आरबीआई है वो किसको? वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है और उसके ऊपर जो ब्याज देती है उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो ये तो गया। अब ये क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि आरबीआई ने कहा कि भाई हम आपसे ब्याज लेंगे, कितना? क्योंकि जो ब्याज लेगी है तो इसको क्या है? वापस ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 5%। ये कितना देगी आरबीआई? इनसे ऋण के ऊपर ब्याज कितना लेगी? 5% मान के चलो। एक अभी वर्तमान के आंकड़े नहीं दे रहा हूं मैं आपको, एक समझाने के तरीके समझिए, फिर आपको लास्ट के वीडियो के अंदर मैं वर्तमान में बता दूंगा कि कितनी रेपो रेट है, कितनी रिवर्स रेपो रेट है, इन सबकी दरें बता दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि जैसे उदाहरण के लिए मान लो 5% अभी क्या है आरबीआई इनसे ब्याज ले रही है। अब जो ये बैंक है ये भी कमाई करने के लिए होती है, तो इनकी कमाई कैसे होती है? ये ब्याज के माध्यम से होती है, पैसे आगे ऋण पे देके और अपना ब्याज से कमाई करती है। तो ये बैंक क्या करेगी? इनसे पैसा लेगी आरबीआई से, मान लो 1 लाख रुपए ले लिए, अब इसके ऊपर क्या है? 5% है वो ऋण देगी, मतलब इसके ऊपर ऋण के ऊपर ब्याज देगी। तो अब ये क्या करेगी? ये उस पैसे को क्या करेगी? जनता में देगी। किसको? जनता। जनता के अंदर जैसे मान लो जितने भी अपने कारोबारी है, क्या है? सबसे ज्यादा लोन तो वही लेते हैं जो कारोबारी लोग होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं। अब ये क्या करती है? ये पैसा अपना इन्वेस्टर्स में दे देती है, जो अपने पर्सनल कस्टमर होते हैं, ठीक है ना, उनको दे देती है पैसा लोन पे। अब ये क्या करेगी? एसबीआई इनसे क्या है? अगर आरबीआई से 5% पे लिया है तो आगे कितने में देगी? उतना थोड़ी देगी। अगर 5% पे लिया तो 5% पे दे देगी, या उससे कम नहीं देगी। ये क्या करेगी? अपना भी फायदा देखेगी। तो ये करेगी क्या कि इसको 6% पे देगी। कितने पे? 6% पे। अब क्या हो? ये नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? नॉर्मल कंडीशन। अब मान लो ये भी ऋण की ब्याज दर है वो इतनी ज्यादा नहीं है, कम है, और आगे क्या? ये भी नॉर्मल है। अब 6%, तो 1% की कमाई कौन कर रही है? एसबीआई कर रही है। इसी माध्यम से बैंक है वो अपनी कमाई करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये तो है नॉर्मल कंडीशन, ये चल रहा है। अब क्या होता है कि ये जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? अब ये पैसा कहां आ गया है? जनता के पास आ गया। क्या आ गया है? जो आरबीआई से जो पैसा लिया एसबीआई ने कहा दे दिया? जनता को। किस रूप में? ऋण के रूप में। अब जनता के अंदर क्या है? किसी ने पैसे ले लिए, मान लो मैं हूं, अब मैंने ऋण ले लिया आरबीआई से, ये सॉरी एसबीआई से। अब जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए और मेरे जैसे हजारों लोगों के पास आ गए, तो सब क्या करेंगे? मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगी? मेरी जो खर्च करने की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी पहले से। अगर मैं पहले 1000 रुपए की ड्रेस पहनता था तो अब मेरी डिमांड क्या होगी कि मैं एक आईफोन लेके आऊं या कोई अच्छी चीज। मतलब जब तरलता पास में होती है तो ऑटोमेटिक क्या खर्च बढ़ जाता है। तो अब क्या मार्केट के अंदर क्या लोगों की खर्च करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी क्षमता के बढ़ने के कारण बाजार के अंदर महंगाई बढ़ती है। तो किस प्रकार बढ़ती है? देखिए क्या है, लोगों के पास फुल पैसे आ गए हैं, पैसे आने के कारण क्या खर्च करने लगेंगे, और खर्च करने के कारण क्या है? पीछे से वस्तुओं की जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक से कम होने लगेगी, और कम होने के कारण क्या ग्राहक ज्यादा है खरीदने वाले, और पीछे से क्या है? सप्लायर कम है या सप्लाई कम हो रही है, तो ऑटोमेटिक वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ने लग जाएगी। ये तो हो गया रीजन इसका। अब ये तो हो गया कि महंगाई क्यों बढ़ती है, तो आपको समझ आ गया होगा आई होप कि महंगाई इसी कारण से बढ़ती है। अब आरबीआई क्या कदम उठाएगी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई को पता है कि देश के अंदर क्या है? महंगाई बहुत मतलब ज्यादा बढ़ रही है, तो आरबीआई एक स्टेप उठाएगी, वो क्या है? रेपो रेट के ऊपर। वो यहां से क्या करेगी कि जैसे अब कंट्रोल करने के लिए कहेगी कि अब हमने आपको 5% पे दे रहे थे क्या ऋण, आपसे कितने 5% ले रहे थे रेपो रेट, अब कहेंगे आरबीआई हम 6% कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं?
नेक्स्ट जो करें 6%। अब इस 1% के बढ़ने से कितना फर्क पड़ेगा मार्केट में, कितनी देश के अंदर मतलब हलचल होगी वो देखते हैं कि आरबीआई ने क्या किया 5% से 6% कर दी रेपो रेट। तो अब क्या होगा, ये एसबीआई है वो क्या करेगी, जितने भी बैंक है वो मतलब लोन लेने की मतलब जो लोन है वो कम लेंगे। क्यों, क्योंकि अब इसने यहाँ पे घोषणा कर दी भाई हम आपसे कितना लेंगे 7%, क्योंकि पीछे से रेट बढ़ेगा तो ये भी आगे से रेट बढ़ा देगी। तो यहाँ से क्या है, अगर 6% किया तो यहाँ से 7%, तो ऑटोमेटिक जो उसके कस्टमर हैं जो ऋण लेने वाले वो ऑटोमेटिक से क्या करेंगे, ऋण कम लेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा महंगी दरों पे ऋण हो जाएगा तो कौन लेगा ऋण, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डूबने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अब क्या है, जब ग्राहकों की जो मतलब संख्या है जो ऋण लेने की वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से ग्राहकों की जो संख्या है ऋण लेने की ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने के कारण क्या है, मार्केट में पैसा कम आएगा, एक इन्वेस्टर सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा है कि लोगों के पास पैसा कम आने के कारण क्या है, वो पैसे को बचा के रखेंगे, और बचा के रखने के कारण क्या होगा कि जो ये पैसा है वो मार्केट के अंदर इतना नहीं आएगा, और मार्केट में नहीं आने के कारण क्या है, पीछे से वस्तुओं की सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, अब क्या है, अब जो मनी है जितना भी पैसा है, केस जो लिक्विड क्या है जिसे कहते हैं केस, ये केस है, अब ये मार्केट के अंदर नहीं आएगा। क्या है, मार्केट के अंदर, अब ये मार्केट के अंदर नहीं आएगा। जब मार्केट के अंदर लोग खरीदने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है ना, सेलिंग करने के लिए नहीं जाएंगे कुछ, तो क्या हो जाएगा, मार्केट के अंदर वस्तुओं की क्या है, जो जितनी भी गुड्स है, क्या है गुड्स, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगी। केस क्या है, मार्केट के अंदर हो जाएगा कम। लोगों के पास केस कम होने के कारण क्या है, मार्केट के अंदर जब इतनी मतलब जो बिक्री नहीं होने के कारण क्या गुड्स है वो उनकी प्राइस मतलब गुड्स है वो क्या ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा, और गुड्स बढ़ने के कारण जो प्राइस है क्या हो जाएगी, उनकी प्राइस है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से गिर जाएगी। क्योंकि वो सामान है वो सड़ेगा गलेगा या किसी कारण से वो खराब होगा, तो इस कारण से क्या करते हैं व्यापारी, क्या करते हैं ऑटोमेटिक से उनका रेट है वो गिरा देती है, भाई जितना भी है उसको थोड़ा सस्ता करके ऑफर करके उसको बेचने लगेंगे। तो इस प्रकार से रेपो रेट के माध्यम से जो आरबीआई है वो देश की महंगाई को नियंत्रित करती है। तो आई होप कि आपको ये रीजन पूरा समझ आ गया होगा क्या होती है रेपो रेट। तो रेपो रेट के बारे में देख लीजिए, एक तथ्य और बता देता हूं मैं आपको, 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए जो आरबीआई के द्वारा जो वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण दिया जाता है उसे ही कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट। ये दरअसल 2 से 14 दिन की अवधि के लिए दिया जाता है ऋण, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया जाने वाला जो ऋण होता है उसके ऊपर जो लिया जाने वाला ब्याज होता है जिसे कहते हैं रेपो रेट, ठीक है ना, रेपो रेट दर होते हैं। और रेपो रेट को जैसे ही बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा, महंगाई नियंत्रित होगी। क्या हो जाएगी, महंगाई है वो कम होती है। क्या होती है, महंगाई कम होती है। और रेपो रेट को जैसे ही घटा देगी, अगर 5 से 4 कर देगी तो क्या हो जाएगी, महंगाई और बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, देश के अंदर महंगाई है वो इन्फ्लेशन है वो और बढ़ जाएगा, जैसे हम कहते हैं मनी इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आज और आगे नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेते हैं, जैसे इसमें हम 7 टॉपिक्स की बात करेंगे आज, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक ये था। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसके जस्ट उल्टा कर दीजिए, दूसरा टॉपिक है वो है सेकंड, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये इसके उल्टा जाता है। ये है आरबीआई, देखिए ये आरबीआई है और ये यहां पे मैं बना लेता हूं एसबीआई। ये एक वाणिज्यिक बैंक है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, एक मैं एसबीआई बैंक को ले रहा हूं, तो ये आरबीआई ये एसबीआई, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले सिस्टम क्या था कि आरबीआई के द्वारा क्या दिया जाता था, इन बैंकों को ऋण, और ये बैंक बदले में क्या देती थी, इनको ब्याज दर देती थी। उसी ब्याज दर को क्या कहते हैं, रेपो रेट। इसके अंदर उसका उल्टा हो जाएगा, रेपो रेट आरबीआई ऋण देती है, इसके उल्टा हो जाएगा कि ये जो वाणिज्यिक बैंक है ये क्या करेगी, आरबीआई को ऋण देगी। क्या करेगी, ये इसको ऋण देगी। अब ये ऋण क्यों देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये भी एक आरबीआई की एक पॉलिसी होती है जिसके माध्यम से क्या है, बाजार के अंदर केस को कम करती है, लिक्विडिटी को कम करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होता है कि ये बदले में क्या करती है, इसको ब्याज देती है। क्या देती है, ब्याज। हमेशा रेपो रेट की दर से कम ही होती है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है कि जो रेपो रेट होता था ना, उससे हमेशा आरबीआई कम देती है ब्याज। अगर आरबीआई से कोई बैंक ब्याज ले रही है तो उसके बदले में आरबीआई ज्यादा ऋण लेती है, और लेकिन आरबीआई खुद जब ऋण लेती है तो उसके बदले में उसको ब्याज है वो कम देती है। क्यों, क्योंकि आरबीआई को जरूरत नहीं होती है। क्या होता है, जिसको जरूरत होती है वही क्या है, उसको मतलब ब्याज बढ़ाने या घटाने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई को क्या है, इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो आरबीआई के पास जाएगा उसकी मनी सेफ रहती है। इसका मैं रीजन बताता हूँ क्या होता है। अब ये बदले में क्या देगी, आरबीआई इनको ब्याज देगी, ठीक है ना। तो इसी रेट को क्या कहते हैं, जो दर होती है, ये ब्याज दर होती है, इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं, रिवर्स, ये यहां से रिवर्स रेपो रेट, इसी को कहते हैं, इस रेट को ही, इस दर को ही क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। देखिए इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा महंगाई पे, किस प्रकार से महंगाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। महंगाई, ये महंगाई को कैसे नियंत्रित करता है, देखिए अगर रेपो रेट बढ़ा देती है आरबीआई तो क्या होता है, रेपो रेट के बढ़ने से भी महंगाई क्या होती है, वस्तुओं की जो कीमत है वो कम होती है, तो महंगाई को
कंट्रोल किया जाता है। और इसको अगर रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ा दे तो भी क्या होता है, महंगाई को कम कर सकते हैं। मतलब एक बात याद रखना कि बाजार के अंदर जिस चीज से भी लिक्विडिटी कम होती है, मार्केट के अंदर पैसे की कमी होती है लोगों के पास, जिस प्रकार से भी आरबीआई है वो ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसके माध्यम से क्या है, वो सारा पैसा है वो अपने आप ले लेती है, अपने पास ले लेती है। तो उस हर प्रक्रिया से क्या होता है कि बाजार के इन्फ्लेशन को, मनी इन्फ्लेशन को हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। उससे हम महंगाई को कंट्रोल करती है आरबीआई। तो देखिए ये क्या कैसे होता है। अब देखिए आरबीआई ने क्या है, पहले जैसे मान लो कि रिवर्स रेपो रेट कितना था, ये थी मान लो 5%, ये भी 5% मान लो, ठीक है ना, या 4% मान लो, ये रिवर्स रेपो रेट थी। अब क्या है रिवर्स रेपो रेट का मतलब कि ये बैंक है वो क्या करेगी, ये ऋण देगी आरबीआई को, आरबीआई बदले में क्या देगी, ब्याज देगी। अब ये 4% है, और अब ये जनता क्या है, जो ये एसबीआई है वो जनता को तो ऋण देती है, यहाँ पे जनता, अब ये जो जनता को ऋण दे रही है इसे कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं बेस रेट। क्या कहते हैं, बेस रेट। जो जनता को जो ऋण देती है ना आरबीआई, उसे कहते हैं बेस रेट के दर पे देती है। जो हमें देती है आरबीआई कस्टमर को, उसे कहते हैं बेस रेट। और जो आरबीआई से जो बैंकों को दिया जाने वाला जो ऋण होता है उस पर जो ब्याज दिया जाता है इसे कहते हैं रेपो रेट। तो ये बेस रेट हो गया। अब यहाँ से आरबीआई क्या कर रही है, यहाँ से मान लो 6% है वो वसूल कर रही है, कितना, या 5%, कितना, 5%। अब क्या करती है कि आरबीआई ये 4% आरबीआई दे रही, अब ये क्या करेगी भाई, मैं ये एसबीआई सोचेगी, इसकी इच्छा है भी किसको ऋण दे, तो एसबीआई क्या सोचेगी भी आरबीआई को जब मैं दे रही हूँ ऋण, तब ये मेरे को कितना ब्याज दे रहे हैं, 4%। और अगर मैं जनता को दे रही हूँ तो जनता कितना दे रही है मेरे को, 5%। तब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई देखिए भाई जनता के पास पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है मार्केट के अंदर, तो ये क्या करेगी यहाँ से बैठे बैठे कि इस ऋण को हम 4% ब्याज दे देते हैं। क्या कर देते हैं, जो रिवर्स रेपो रेट की जो दर है उसको बढ़ा के 5% करेंगे। तो अब देखो एसबीआई कहां जाएगी, अब एसबीआई को लगेगा भाई जनता को भी हम दे रहे हैं तो भी 5% मिल रहा है और यहाँ भी 5% मिल रहा है, तो क्या होगा, एसबीआई की ज्यादातर जो इच्छा रहेगी आरबीआई को ऋण देने की रहेगी। क्यों, क्योंकि जनता को जब ऋण दिया जाता है तो उसके अंदर क्या है, खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जोखिम रहता है, क्यों पैसे डूबने की संभावना। और जो आरबीआई है वो क्या है, सेफ संस्था है, क्या है, सेफ है। विश्वास होता है कि भाई आरबीआई है वो वापस, मतलब विश्वास रहता है कि सबसे बड़ी बैंक है और जनता के ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा पैसे डूबने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से क्या है, रिवर्स रेपो रेट को भी अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, मनी इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंट्रोल करती है आरबीआई। तो ये हो गया सेकंड। अब देखिए, अब नॉर्मल सी जो आपको बात में बता दूं, और फोर्थ नंबर पे है एमएसएफ। क्या है, एमएसएफ जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, एमएसएफ क्या है, जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये ऐसा ऋण, ये सब क्या है, ऋण देने की प्रक्रिया है आरबीआई की, और किस प्रकार से ऋण देती है या किस प्रकार से पैसे को कंट्रोल करती है, मतलब अपने पास पैसा रखती है, किस प्रकार से तरलता को रोकती है आरबीआई। तो ये एक ऐसी दर है एमएसएफ फैसिलिटी। इसके माध्यम क्या, तत्काल ऋण। क्या है, तत्काल। अगर कोई बैंक गया, उसने कहा कि हमें ऋण चाहिए आरबीआई के पास, जब जो सबसे तत्काल एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए सबसे तत्काल टाइम में जो एक दिन के लिए होता है, कितने, एक दिन के लिए जो ऋण लिया जाता है उसके ऊपर जो लिया जाने वाले दर होती है उसे कहते हैं एमएसएफ। ये वो ऋण होता है, ठीक है, आरबीआई से लिया जाने वाला, किसके द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। तो ये होगा एमएसएफ। और फोर्थ है, एक होता है 5, सॉरी ये 3 हो गया और ये हो गया 4। एक होता है बैंक रेट। क्या होता है, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, ये बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से जो ये आपको अच्छे से समझ भी आएगा, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड है या नहीं है ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या देखना है, तरलता। क्या, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, हमेशा कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाओगे तो आप मतलब हमेशा किसी भी मतलब टॉपिक को आपको दोबारा से मतलब ऐसे रटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट के लिए रखिए अपना, और उस कॉन्सेप्ट को क्या है अच्छे से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, आपको देखना तरलता। महंगाई बढ़ती कैसे है, आखिरकार महंगाई बढ़ती है कि मार्केट के अंदर पैसा है। अगर मेरे पास, अपने आप पे उदाहरण लेके दीजिए कि मेरे पास अगर कैश ज्यादा रहेगा तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा, और अगर मेरा पैसा मैं कहीं बैंक में जमा रहेगा या वो मैं मतलब एलआईसी को या बीमा करवा लूं, तो क्या है, वो पैसे मेरे को ऐसा लगेगा ना कि भाई मेरे पैसे वो आने वाले 5-7 साल में थोड़े बढ़ेंगे, तो मैं उस हिसाब से खर्च करूंगा। तो ये एक आपको कॉन्सेप्ट बैठाना अपने माइंड के अंदर। एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं, बैंक रेट वो रेट दर होती है जो लॉन्ग टाइम के लिए दी जाती है। कितने, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म। आरबीआई के द्वारा ऐसा ऋण दिया जाने वाला, ऐसा ऋण जो लंबे टाइम के लिए हो, और इसकी रेट सबसे ज्यादा बदली जाती है। क्या होती है, इसकी रेट हमेशा चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जो रेपो रेट था उसकी रेट है वो 2 महीने से आरबीआई एक पॉलिसी बना के डिसाइड करती है, लेकिन इसकी रेट है वो मतलब बहुत ज्यादा टाइम तक चेंज होती रहती है।
तो ये हो गया बैंक रेट, इसमें नॉर्मल है। एमएसएफ भी आपको समझ आ गया कि एक दिन के लिए तत्काल दिया जाने वाला ऋण होता है उसकी दर को क्या कहते हैं, एमएसएफ। और बैंक रेट किसे कहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जो दिया जाने वाला जो ऋण होता है उसे क्या कहते हैं हम, बैंक रेट। अब देखिए थोड़ी सी अच्छा टॉपिक वो समझते हैं, सीआरआर, एसएलआर और जो ओपन मार्केट सिस्टम है उसको समझते हैं। ये तो हो गए हमारी दरें। अब आगे देखिए, अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है, जो आरबीआई का जो फोर्थ फॉर्मूला है, 5 नंबर का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं क्या होता है। ये सब आरबीआई के फॉर्मूले है कि आरबीआई किस प्रकार से लोग मतलब महंगाई को है वो कंट्रोल करती है। तो हमने क्या कर लिया, 4 कर लिए। और अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या आएगा, सीआरआर क्या है, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात भी हिंदी में हम कहते हैं, ठीक है ना। तो सीआरआर क्या होता है, देखिए आरबीआई, वापस से आरबीआई से स्टार्ट होता है सब कुछ, आरबीआई सब कुछ करती है। अब ये क्या होता है सीआरआर, आपको सबसे पता लग रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व मतलब ऐसी पूंजी, रिजर्व देखिए क्या होता है, जैसे ये आरबीआई है और ये एसबीआई है, या जितने भी जो कॉमर्शियल बैंक है उनके सबके बारे में, जो भी बैंक आगे किसी को ऋण देना चाहता है या जो अपना पंजीकरण करवाना चाहता है उसको ये कुछ कंडीशन रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है, जैसे मान लो एसबीआई है या पीएनबी है, अगर ये बैंक है कि भाई हमें बैंक के रूप में कार्य करना है और हमें जनता को ऋण भी देना है, तो इनकी कुछ कंडीशंस होती है। क्या होती है, वो आरबीआई के रूल है वो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जैसे देखिए कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जितनी भी कॉमर्शियल बैंक हैं ये क्या करती है, इनको ऋण नहीं देती, इनको ऋण नहीं देती, ये क्या करती है अपनी पूंजी का, जैसे अभी वर्तमान के अंदर 4.50% है, वो क्या है, सीआरआर है। कितना है सीआरआर, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीआरआर कितना परसेंट है। और मतलब ये नॉर्मल वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कोई अगर पीसीएस का या कोई अच्छा एग्जाम हो तो उसके अंदर मतलब ऐसे सब नहीं आते हैं जो फैक्चुअल, लेकिन जो वनडे एग्जाम है उसमें कई बार पूछ भी लिया जाता है, जैसे रेलवे, अपने सीएचएसएल है या कोई अदर कोई जितने भी स्टेट के एग्जाम है उनके अंदर ऐसी दरें पूछी जाती है कि कितना होता है सीआरआर क्या है वर्तमान में, या मतलब एसएलआर कितना है, बैंक रेट कितनी है, ये क्वेश्चन क्या है। बाकी वनडे एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अभी सीआरआर वर्तमान में कितना है, 4.50%, मतलब 4.5% क्या है सीआरआर। ये क्या होता है, जो एसबीआई है जैसे इसकी अपनी कुल जमा पूंजी कितनी, कुल जमा पूंजी जिसे कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड टर्म जो लायबिलिटीज होती है, मतलब टोटल जितनी भी इसके पास पूंजी होती है ना उसका 4.50, 4.5% पैसा जो केस होता है अपना केस, वो कहां पे रखती है, आरबीआई के पास रखती है। कहां पे रखती है, यहाँ पे रखती है आरबीआई के पास, ये जमा के रूप में। ये तब तक रहता है जब तक ये मतलब ये क्यों रखा जाता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये अगर इसके पास जितने भी पैसे हैं, अगर मान लो इसके पास 100 रुपए हैं, अगर आरबीआई ने कह दिया 100 में से आप 4.5 रुपए का रखोगे हमारे पास, अगर पूरे यहाँ रहेंगे तो क्या है, ऋण दे देगी जनता में। और ऋण देने के कारण क्या है, जैसे जो जितनी भी महामंदी आई है ना, जैसे 2008 की अमेरिका की, उससे पहले जो जितनी भी महामंदी आई वो इन्हीं कारण से आई कि जितनी भी बैंक थी उनके पास ये स्कीम्स नहीं थी। तो अब क्या करती थी, ये सारा ऋण दे देगी जनता में, और सारा ऋण दे देने के कारण क्या होता है कि जो ये पैसा है वो वापस आने की संभावना कम रहती है। अगर एकदम से महामंदी आ गई तो लोग पैसा नहीं देंगे तो बैंक क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक से डूब जाती है। इसलिए पहले से एक रूल बनाया आरबीआई ने कि आप अपने 4.5% धन है, आप अपना टोटल केस है उसका 4.5% हमारे पास सेव रखोगी तब तक, क्योंकि इस जो ये है और इसके ऊपर आरबीआई इसको कोई ब्याज भी नहीं देती। क्या करती है, ब्याज भी नहीं देती आरबीआई, क्योंकि ये ओनली उनकी मतलब कंडीशन के लिए होता है कि आपकी ये रूल के लिए, भाई आपकी सेफ्टी के लिए। तो आरबीआई इसके ऊपर क्या है, इनको ब्याज भी नहीं देती, और ये 4.5% पे ये ऋण नहीं देती है, किसके पास रहती है, आरबीआई के पास सेफ रहती है। ये तो हो गया क्या, सीआरआर, जिसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, इससे महंगाई पर कैसे नियंत्रित करती है, इसके माध्यम से आरबीआई वो महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है। देखिए अभी जो सीआरआर है वो कितना है, 4.5%। अगर मान लो कि इसको आरबीआई बढ़ा के 5% कर देती है तो क्या होगा, इस बैंक के पास जो पहले कितने थे, 95.05%, मतलब 95% पैसे थे इसके पास, रुपए थे। अब कितने यहाँ पे मतलब ये लेने के बाद में 100 में से, अब जैसे ही इसने 5% कर दिया है तो अब कितने रह जाएंगे, ओनली 95% रह जाएंगे। तो क्या है, पहले से पूंजी इसके पास ऋण देने की पूंजी घटी है या बढ़ी है, घटी है, क्योंकि पहले ये 95 रुपए पर मतलब क्या है ऋण दे सकते थे। आगे हम एसएलआर को भी समझेंगे, लेकिन एक टॉपिक से समझते हैं। जैसे मान लो टोटल इसकी 70 रुपए है वो ऋण दे सकती है, लेकिन जैसे यहाँ से बढ़ाइए तो अब क्या है, आधा रुपए और कम हो गया, तो यहाँ से क्या रिजर्व इसका ज्यादा जाएगा, जमा रहेगा, तो क्या है थोड़े पैसे उसके पास कम ही पड़ेंगे कॉमर्शियल बैंक के पास। तो क्या है, जैसे ऋण देने के जो पैसे हैं वो मार्केट में कम जाएंगे, कम जाने के कारण क्या है थोड़ा पैसे का संकुचन होगा, और संकुचन होने के कारण क्या वापस से वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल है वो काम करने लगेगा। तो ये होगा सीआरआर। देखिए अब होता है एक शब्द है वो है एसएलआर। क्या है, एस 6 नंबर पे एसएलआर, जिसे कहते हैं स्टैंडिंग लिक्विडिटी
रेशियो, स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है? देखिए, ये होता है कि जो ये बैंक है, वापस से वही आरबी, ये आरबी और ये हो गया एसबीआई। अब आरबीआई ने कहा भाई 4.5% तो आप हमारे पास किसके रूप में रखोगे? कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखोगे, मतलब सीआरआर के रूप में रखोगे। इसके अलावा आप अगर इसके रखने के बिना आप आगे ऋण नहीं प्रदान कर सकते। और दूसरी कंडीशन क्या रख दी आरबीआई ने कि आप अपने जो टोटल पूंजी है उसका अभी जो वर्तमान की दर में आपको बता रहा हूं वो है 18%। कितनी? एसएलआर की जो वर्तमान दर है वो कितनी है? 18%। क्या आप अपने पूंजी का 18%, 18% है वो कहां रखोगे? अपने खुद के पास रखोगे। कहां पे? खुद के पास जमा के रूप में रखोगे। तो सोचते हैं भाई सारे खुद के पास ही है, लेकिन ये ऐसी पूंजी होती है जिसे कहते हैं स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो। जो सबसे ज्यादा लिक्विड में बदली जाने वाली पूंजी है उसको अपने पास रखोगे, ताकि भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तब आप उसको मतलब तुरंत केस के अंदर उसको करके और वापस से आप मतलब अपनी जो डूबने की क्षमता, जैसे बैंक डूबने को अपने डूबने से बचा सकते हैं बैंक को। तो ये क्या होता है? इसके अंदर क्या है? अपने खुद की पूंजी को 18%, ऐसी पूंजी 18% वो अपने खुद के पास रखना पड़ता है। किसको? कॉमर्शियल बैंकों को, जैसे एसबीआई को। और उस पूंजी पर वो ऋण नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकती? उस पूंजी पर ऋण नहीं दे सकती तब तक जब तक आरबीआई ना कहे, ठीक है ना? तब तक उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। 18%, 18%। तो अब क्या है? 4.5% वो हो गया था 4.5%, और यहाँ पे 18% है, ये हो गया। तो एसएलआर में क्या क्या रखा जाता है? कैश लिक्विड का मतलब जो सबसे अधिक तरलता में बदल जाए, मतलब मार्केट में सबसे मतलब पहले वो उसका रेट है वो डिफाइन हो जाए। जैसे हमने क्या है कि कोई अदर वस्तु ली तो वो क्या उसकी रेट फिक्स नहीं होता है। जो केस होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा लिक्विड। और उसको मार्केट में जैसे ही अपन ले जाएंगे तो हर कोई मना नहीं करेगा, उसको हर कोई उसको रख लेगा, ठीक है ना? और दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड की भी केस की तरह है, क्योंकि गोल्ड ऐसी चीजें हैं जो मतलब मार्केट के अंदर एकदम से फिक्स रेट होता है उसका, मतलब उसको हम ऐसे नहीं भी उसका रेट कम लेंगे या ऐसा। गोल्ड कहीं भी बिक जाता है। और तीसरा होता है सरकारी प्रतिभूति। क्या होते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां। ये इसके पास में प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक को ये एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है, कैश, गोल्ड और सरकारी प्रतिभूतियां। तो ये हो गया, क्या हो गया? एसएलआर। आपको समझ आ गया? सीआरआर और एसएलआर। और इससे पहले हमने पढ़े वो भी। अब जो 7 कंडीशन है, 7 नंबर, वो हम देखते हैं। 7 है ओपन मार्केट। ये सब क्या है? मतलब लिक्विडिटी को कम करने के तरीके। इससे कैसे होता है? अगर ये मान लो 18% है, इसको मतलब आरबीआई है वो 40% तक भी मतलब इसको कर सकती है। तो ये मान लो 18% है। अब आरबीआई कह देगा हम 20% करते हैं। कितना? 20%। तो अब ये और 2% के ऊपर क्या है? ऋण है वो नहीं दे सकती। तो मतलब क्या इसके अंदर इसके पास जो ऋण देने की क्षमता है पूंजी को, वो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और कम होने के कारण क्या मार्केट के में ऋण नहीं जाएगा, तो लोगों के पास पैसा कम होने के कारण वही वापस से डिमांड एंड सप्लाई का रूल काम करेगा। अब आरबीआई ने सोचा कि भाई हमने सब तरीके से पॉलिसी बना दी है और मार्केट से पैसे निकलवा भी सकते हैं, मतलब कंट्रोल भी कर सकते हैं महंगाई को। लेकिन एक और तरीका होता है कि भाई अब भी लोगों के पास काफी ज्यादा केस बच रहा है। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इस प्रकार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एक और स्कीम लेके आते हैं, जिसे कहते हैं ओपन मार्केट सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन मार्केट, जिसे कहते हैं खुला बाजार की नीति कहते हैं, ठीक है ना? इसमें क्या करती है? ये जो वही सिस्टम है, ये आरबीआई है, ये क्या करती है अपने द्वारा? आरबीआई या बैंक क्या करती है? जो बैंक है, जो आरबीआई है, जो बैंक है, वो क्या करते हैं कि अपने द्वारा एजेंट भेजते हैं। किसे भेजते हैं? एजेंट भेजती है। एजेंट के रूप में किसे भेजते हैं? जैसे एलआईसी या म्यूचुअल फंड। ये क्या है? ये सारे एजेंट है। जितनी भी ये जो शेयर मार्केट को देखते हो, इसमें जो भी एलआईसी है या फिर ये म्यूचुअल फंड है, ये सब क्या एजेंट है? आरबीआई बैंक के एजेंट है। ये क्या करती है? ये जाती है जनता के पास। ये जनता के पास जाती है और जनता को कहती है कि आप हमें 1000 रुपए जमा करो हमारे पास, और आपको 10 वर्ष के बाद कितने मिलेंगे? इसके 10 गुना मिलेगा। कितना? 10 गुना। अब जो लोगों के पास जो 7 नंबर का सबसे लास्ट जो तरीका है आरबीआई के पास पैसा निकलवाने का, वो ऐसे है। उनको पता है लोगों के पास तरलता बहुत ज्यादा है और लोग क्या करते हैं? खर्चा करने के बाद क्या होता है कि सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें वो बढ़ रही है दिनों दिन। तो ये क्या करेगी? इनके पास से केस निकलवाने के लिए आरबीआई करेगी, एजेंट को भेजेगी। जैसे एलआईसी को भेजा, एलआईसी जाएगी जनता के पास, कहेगी ये आप हमारे पास है वो अपने पैसे जमा करवाइए, आने वाले 10 वर्ष के बाद हम आपको दुगना दे देंगे, या उसका मतलब 20% मिलेगा। अब 10 मतलब वर्षों तक क्या है उस महंगाई को अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थे हमारे 7 टॉपिक। और मैं आपको एक बता दूं कि जो रेपो रेट है, अभी जो वर्तमान की दर है रेपो रेट की है वो है 6.50%। ये याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो वर्तमान की जो रिपोर्ट आई है उसमें मैं आपको करंट की चीज बता दूं कि आरबीआई ने अभी कोई रिवर्स रेपो रेट या अपनी मौद्रिक नीति में कोई चेंजिंग नहीं किया है। क्यों? कि आरबीआई ने देखा है कि जो पिछली बार जो चेंज किया था उस टाइम क्या है महंगाई बढ़ी थी, लेकिन इस बार जो पिछली जो
तिमाही थी उसके अंदर क्या आरबीआई ने चेंजिंग नहीं किया था, तो चेंज नहीं करने के कारण क्या महंगाई जो है कंट्रोल हुई थी, और चेंज करने के कारण कंट्रोल नहीं होती तो आरबीआई ने सोचा भी हम इस बार भी इसको वहीं रखेंगे स्थगित। तो अभी कोई दरों में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। और रिवर्स रेपो रेट की कितनी है, रिवर्स रेपो रेट की कितनी है, ये है 3.35%, क्योंकि रेपो रेट से हमेशा कम ही आरबीआई देती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, आरबीआई के द्वारा दिए जाने वाले ऋण बैंकों को। और बैंक रेट कितनी है, बैंक रेट है अभी 6.75%, और एमएसएफ है वो है 6.75%, और सीआरआर है अभी मैंने आपको अभी बताया था 4.50%, और एसएलआर है वो है 18%, ठीक है ना। और ओपन मार्केटिंग सिस्टम तो अलग एजेंट के ऊपर है। तो ये जो आपको समझाए उस चीज की दर है वो रेट है वो याद कर लेना, अभी वर्तमान की है। और आई होप कि आपको ये जो पूरा लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।